अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हांगकांग में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आकर सेटल होना चाह रहे हैं फॉर जॉब और फॉर स्टडीज़, उनके लिए अकोमोडेशन ऑप्शंस यहाँ पे क्या अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो तरह की अकोमोडेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वन इज़ ऑन कैंपस एंड द अदर वन इज़ ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस अकोमोडेशन में भी डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं जिनमें जो चार्जेस हैं वो वेरी करते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे हम लोग मेरी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हम लोग उसका अगर उसको एज रेफरेंस यूज़ करें तो मल्टीपल तरह की अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं जिसके अंदर डिफरेंट बजट ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर हांगकांग के अंदर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है। मैंने कभी कहीं पर नहीं सुना कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, उनका कोई सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर ये होता है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी है और सबको एक कंपेटिटिव बेसिस पर उसके लिए फाइट करना पड़ता है। लेट्स से कि जब मैं यहाँ पर आई थी उस वक्त ये रेगुलेशन नहीं थी कि फर्स्ट ईयर में जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन के लिए फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन अब ये एक बहुत अच्छी बात है मेरा ख्याल है और बहुत एक ईजी है नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मुझे पता है कि हांगकांग यू, पोली यू, इन्होंने ये अब रेगुलेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफ़ा आ रहे हैं हांगकांग में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा अकोमोडेशन के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। तो ऑन कैंपस अकोमोडेशन में यूनिवर्सिटी हॉल्स हैं, रेजिडेंशियल हॉल्स हैं और यूनिवर्सिटी मैनेज्ड फ्लैट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है उनकी इंफॉर्मेशन डाल दूंगी। तो अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी जो हॉल जो हैं वो निस्बतन कम उनके रेट्स हैं। उनमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सीडार्स की वेबसाइट पर, हांगकांग यू के लिए सीडार्स की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें जनरली इस सारी चीज के अंदर जो हॉल अकोमोडेशन है इसके अंदर फूड इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर एक ये चीज हो गई। दूसरी ऑप्शन जो है वो रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं। रेजिडेंशियल हॉल्स स्लाइटली एक्सपेंसिव हैं उनसे जो यूनिवर्सिटी हॉल्स हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी हॉल्स ऑन कैंपस भी हैं और थोड़ा सा कैंपस से दूर भी हैं, लाइक 5 और 10 मिनट्स वॉक। ये हो गई मतलब यूनिवर्सिटी हॉल्स हमने बात की उनके बारे में, रेजिडेंशियल कॉलेजेस के बारे में बात की। और तीसरे नंबर पर आ जाती है यूनिवर्सिटी मैनेज्ड फ्लैट्स। ये फ्लैट्स भी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स की वॉक पर हैं यूनिवर्सिटी से और ये थोड़े से बाकी अकोमोडेशन ऑप्शंस की निस्बत एक्सपेंसिव हैं। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटी हॉल्स जो हैं वो उनकी मंथली फी 2500 to 2800 है और रेजिडेंशियल कॉलेजेस के 3000 to 3200 हैं। तो जो यूनिवर्सिटी मैनेज्ड फ्लैट्स हैं उनके चार्जेस अराउंड 7500 समथिंग थे जब मैंने अप्लाई किया था और अभी मेरा ख्याल है कि अराउंड यही इसकी प्राइस है। यूनिवर्सिटी मैनेज फ्लैट्स के अंदर जनरली एक फ्लैट के अंदर 3 रूम्स हैं और एक रूम के अंदर आई थिंक सो कि 2 लोगों को शेयर करना होता है और उसके अंदर पूरा यूनिट होता है जिसके अंदर बंक बेड, नीचे उसके वर्क स्टेशन, एक कबर्ड, ये होता है आपका अपना एरिया। इसके बाद प्लेसेस होती हैं जो वॉशरूम, किचन और लाउंज है। इसके बाद एक और ऑप्शन है जो ग्रेजुएट हाउस। ग्रेजुएट हाउस कैंपस के अंदर जो ग्रेजुएट स्कूल है उसके ऊपर जो अकोमोडेशन बनी हुई है उसको ग्रेजुएट हाउस कहते हैं। ग्रेजुएट हाउस बाकी अकोमोडेशन ऑप्शन से भी ज्यादा कंपेटिटिव है क्योंकि इसके अंदर जब भी आप सबमिट करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन, तो वहाँ पर एप्लीकेंट्स को वे आउट किया जाता है उनकी एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स पर भी। आप लोगों की कोई बहुत अच्छी, आप लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह हों तो आप इसके अंदर आपको जगह मिल सकती है। ग्रेजुएट हाउस इज स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन रेजिडेंशियल कॉलेजेस। तो अगर हम रेट करें तो इसमें आते हैं यूनिवर्सिटी हॉल्स, रेजिडेंशियल कॉलेजेस, ग्रेजुएट हाउस एंड देन यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट्स। ये हो गई ऑन कैंपस अकोमोडेशन। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। हांगकांग के अंदर जनरली चूंकि जगह बहुत कम है तो इसलिए घर उस तरह से नहीं होता कि एक इंडिविजुअल घर वो बहुत कम होते हैं। तो हांगकांग में स्पेस इज लग्जरी। यहाँ पर बेसिकली जो साइजेस होते हैं अकोमोडेशन के वो स्क्वायर फीट के अंदर होते हैं। तो 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट इज टुवर्ड्स द लार्जर साइड ऑफ द अकोमोडेशन ऑप्शंस। हांगकांग में अगर आप आएंगे तो आप बहुत अच्छा स्पेस को मैनेज करना सीखेंगे क्योंकि आपको करना पड़ती है स्पेस मैनेज। इसमें जनरली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो इनमें आप कोई भी अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं
आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो शेयर अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के अंदर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट हॉस्टल। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक लिस्ट डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके नाम दे दूंगी। इनमें भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ हॉस्टल्स हैं जो शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन को प्रेफर नहीं करते, यानी अगर आप 6 मंथ्स या इससे कम की अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, और दूसरे केस में वो लेते ही नहीं शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एप्लीकेशंस को। सेकेंडली ये है कि अगर वो शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन ले रहे हैं तो अभी हम एक्सपेंसेस की बात बाद में करते हैं, तो वहाँ पर कितने आपको देने पड़ेंगे। मैंने बहुत हॉस्टल्स को सर्च किया जब मैंने यहाँ पर आना था, तो इनमें हांगकांग आइलैंड की साइड पर हॉस्टल्स थे, कावलून साइड पे हॉस्टल्स थे, लेकिन ओनली हॉस्टल जो एग्री किया, जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ पे 1 मंथ इज लाइक बहुत शॉर्ट टर्म है, और उसमें जनरली ये होता है कि हॉस्टल अगर आपको अलाउ करेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनके चार्जेस 5500 हैं तो वो आपको कहेंगे कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो आप $6000 पर मंथ हमें पे करेंगे। लेकिन सिनबॉक्स वो वाहिद हॉस्टल था जिन्होंने मुझे सेम अमाउंट के अंदर एक फ्लेक्सिबल ऑफर दी थी कि अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ वेल एंड गुड, अगर मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती तो भी मुझे $4000 ही पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तो जनरली जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं इनके चार्जेस $4000 पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। कुछ जगहों पर इनके अंदर इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इंक्लूडेड होता है, और कुछ जगह पे इंक्लूडेड नहीं हो सकता। जनरली ये इंक्लूडेड होता है इंटरनेट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों को अपफ्रंट रहकर ये सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी। अगर उनकी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये चीज कंफर्म करें इससे पहले कि आप कोई लीज या कोई डॉक्यूमेंट साइन करें उनके साथ। अब बात आती है अपार्टमेंट्स की। अपार्टमेंट्स यहाँ पे 2 तरह के हैं, स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स और सर्विस्ड अपार्टमेंट्स। स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स वो हैं जो अनफर्निश्ड हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ जनरली खुद अरेंज करना पड़ता है। आमतौर पे या तो कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा, या फिर बेसिक चीजें, बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये वाली चीजें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। सर्विस्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो फुली फर्निश्ड होते हैं, यू कैन जस्ट मूव इन विद योर सूटकेस एंड यू आर गुड टू गो। ऑब्वियसली अगर वो अपार्टमेंट सर्विस्ड है तो उनके चार्जेस ज्यादा होंगे। अब इसमें ये एक बात है कि जब कि अगर आप लोग हांगकांग आइलैंड की साइड पर लेते हैं तो वहाँ पे चार्जेस निस्बतन ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कावलून साइड। अपार्टमेंट में स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, डिपेंडिंग ऑन के कितने लोग आपके साथ हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, आप लोग पूरा अपार्टमेंट इकट्ठे लेना चाहते हैं, या आप पहले से एक शेयर्ड अपार्टमेंट में जाकर रहना चाहते हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, इसमें अक्सर लोग ये पोस्ट करते हैं कि हमें रूममेट की जरूरत है। स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडियो जो है वो आपको अराउंड 5000 प्लस पे अवेलेबल हो सकते हैं, और सर्विस अपार्टमेंट्स आपको 7000 प्लस पर अवेलेबल हो सकते हैं पर मंथ। जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, जितनी ज़्यादा वो सेंट्रल लोकेशन पर शिफ्ट होते जाते हैं, उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पे एक अपार्टमेंट जो कॉजवे बे में है, या सेंट्रल में है, या हांगकांग आइलैंड के मेन इलाकों में है, और वो सर्विस्ड अपार्टमेंट है, एमेनिटीज सारी उसके अंदर है, तो वो $7500 हांगकांग डॉलर्स होते हैं जनरली, जिसके अंदर इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आमतौर पे अगर आप लोग सर्च करेंगे सेंट्रल की साइड पर, हांगकांग आइलैंड की साइड पर, तो ये वो स्टैंडर्ड प्राइस है जो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स के लिए है, सॉरी जो एक बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए है वहाँ पर। अगर आप लोग जनरल अपार्टमेंट एक लेते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 बेडरूम है या 2 बेडरूम है और उसके अंदर कुछ शामिल नहीं है, तो लेट्स डिस्कस कि उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस क्या होंगे, वाटर के चार्जेस क्या होंगे। मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि बिल अगर इंसान खुद पे करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वेरी करती है एक तरह से जो भी हमारी होती है कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, तो वो बेहतर है। बाज़ औक़ात वो कम होती है लेकिन हम ऑलरेडी अपने रेंट में ज्यादा पे कर रहे होते हैं, बट इट्स बेटर कि हम खुद पे करें। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये मैं बता सकती हूँ कि जनरली हांगकांग में वाटर बिल कैन बी बिटवीन लाइक $50 to $60 पर मंथ, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंजम्पशन कितनी है। एयर कंडीशनिंग की कंजम्पशन का बिल ज्यादा होता है, इसलिए जो गर्मी के महीने जो कि हांगकांग में ऑलमोस्ट गर्मी ही होती है, तो सर्दी के महीने और सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है मौसम फरवरी के अंदर। तो एक एवरेज जो बिल है वो $200 to $300 हांगकांग डॉलर्स आ सकता है आमतौर पे अगर आपका एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। इंटरनेट, अगर आप लोग खुद इंटरनेट लगवाते हैं यहाँ पर किसी अपार्टमेंट के अंदर, आप लोग रह रहे हैं, आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग ऑन कैंपस अकोमोडेशन
ऑप्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो इंटरनेट के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है चाइना मोबाइल। तो जो ब्रॉडबैंड है चाइना मोबाइल का अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें डिफरेंट तरह के पैकेजेस होते हैं। अगर आप पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बंद करना पड़ता है फॉर मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। अगर आप लोग मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स में करते हैं प्रोजेक्ट तो आपको ब्रॉडबैंड फ्री मिलेगा, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा उसके अंदर, और आपका बिल पर मंथ 108 हांगकांग डॉलर होगा। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के बगैर करते हैं तो आपको लगवाने की फ़ी, ब्रॉडबैंड की डिवाइस की फ़ी, वो सारा कुछ देने के बाद जितनी भी अमाउंट है उसके बाद आपको एक महीने का 158 हांगकांग डॉलर्स चार्जेस हैं इसके। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के लिए ऑप्ट करते हैं जो स्टूडियो अपार्टमेंट है या 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो बेसिकली रेंट के अलावा जो आपका जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट के, वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वेरी कर सकते हैं 400 to 700 डिपेंडिंग ऑन योर कंजम्पशन। अलबत्ता गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग यूज़ करनी पड़ती है, अगर आप लोग कर रहे हैं कंडीशनिंग यूज़, तो ये बिल जो है उसी तरह बढ़ सकता है ऊपर एयर कंडीशनिंग के चार्जेस की वजह से। तो बेसिकली अगर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, वो 1 बेडरूम अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, तो लेट्स से एक स्टूडियो अपार्टमेंट का स्टैंडर्ड एक जो है वो एवरेज रेंट 7000 हांगकांग डॉलर्स, और अगर उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है तो लेट्स से हम लोग एक एवरेज अमाउंट 500 की अंदर ऐड करते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, तो ये ऑलमोस्ट 7500 हांगकांग डॉलर्स के अंदर ये चीज़ मैनेज हो सकती है। अब इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट 7000 से कम में भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपको 5600 में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सर्च करना पड़ता है। अब इसके अंदर ये बात आ जाती है कि आप लोग सर्च कैसे करें इन अपार्टमेंट्स को। तो इसके अंदर 2 तरीके हैं कि आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है स्टेट एजेंट्स के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जनरली ऑनलाइन जो है उसके अंदर आप सर्च करेंगे तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि आपको जो प्राइसेस नज़र आ रही हैं, अगर आप स्टेट एजेंट से कांटेक्ट करेंगे तो आपको उससे बेहतर प्राइस पे मिल सकता है। लेकिन ऑनलाइन ढूंढने में ये फ़ायदा है कि आपको एजेंट फ़ी पे करनी नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली ओनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क ये, ऑनलाइन के अंदर एक रिस्क ये भी है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से विजिलेंट रह के उन चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा जो आपको बताई गई हैं, और हमेशा हमेशा चेक करें जाकर उस जगह को जहाँ पर आप मूव इन करना चाहते हैं, चीज़ों को वेरीफाई कीजिए और फिर आप साइन कीजिए। उसके बगैर बिल्कुल साइन मत करें इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी तरह के पेपर को। एजेंट का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं और एजेंट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जगह दिखा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली एजेंट को 50% रेंट जो है वो एज फी पे करना होता है। मिसाल के तौर पे एक अपार्टमेंट का जो है वो 7,000 है रेंट, तो 3,500 उसमें प्लस कर लीजिए जो आपको एजेंट को एज फी पे करना है। अब इसके अंदर एक और बात यह है कि एजेंट्स आमतौर पे यहाँ पर कैंटनीज स्पीकिंग होते हैं या वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे होते, तो इसलिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कोई फ्रेंड जो कैंटनीज स्पीकिंग है, कोई कोलीग, तो वो आपकी उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। जो यंगर एजेंट्स हैं वो आमतौर पे समझ लेते हैं, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है वो इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम अपार्टमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आमतौर पे ये होता है कि वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसके अंदर 1 साल फिक्स्ड और 1 साल फ्लेक्सिबल होता है, जिसका मतलब ये है कि आपको 1 साल वहाँ पे रहना है और दूसरा साल फ्लेक्सिबल है, आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं और उसके बाद भी आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब सम अप करने के लिए मैं ये बताती हूँ कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको, जब आप यहाँ पर मूव इन करने वाले हैं, तो आपको कितना पे करना है। आपको 1 सेमेस्टर की जो फी है वो पे करनी होती है। जो विंटर सेमेस्टर है वो ऑलमोस्ट 4 महीनों का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो लेट्स से कि 2800 है, तो आपको 4 महीनों की फीस 11,200 आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई भी ऑब्वियसली एजेंट की फी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये शायद मैं बताना भूल गई कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के अंदर आमतौर पर इंटरनेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लेकिन आप लोगों को जनरली एक कार्ड मिलता है स्टूडेंट्स को, जिसमें आप अमाउंट को रिफिल कर सकते हैं लॉन्ड्री के लिए और एयर कंडीशनिंग के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशंस के अंदर जो एयर कंडीशनिंग है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। ऑलमोस्ट आपको गर्मी के महीनों में 300 to 400 हांगकांग डॉलर्स एयर कंडीशनिंग पे लग सकते हैं। लॉन्ड्री के ऊपर ऑलमोस्ट लेट्स से कि 100 और 150 डॉलर्स आपको यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में मूव इन करने के लिए ऑलमोस्ट वही अमाउंट रिक्वायर्ड है जो आपने उनको पे करनी है। ठीक हो गया।
लेकिन जो ऑफ कैंपस अकोमोडेशन है, जो फ्लैट्स हैं, प्राइवेट फ्लैट्स हैं, सर्विस्ड हो गए या नॉन सर्विस्ड हो गए, जो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स हैं, इन दोनों के लिए बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें आपको 1 महीने का रेंट एडवांस, यहाँ पे रेंट हमेशा एडवांस पे करने पड़ते हैं, तो 1 महीने का रेंट और 2 महीने का रेंट एज डिपॉजिट। तो एक अपार्टमेंट जिसका 7000 रेंट है, अगर आपने वो डायरेक्टली ओनर से कांटेक्ट करके उस अपार्टमेंट को रेंट आउट किया है तो आपको एक दफा 21,000 हांगकांग डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, जिनमें से 14,000 आपको मूव आउट करते हुए वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको एक दफा पे करने होंगे। और अगर आपने सेम अपार्टमेंट जो है वो किसी एजेंट के थ्रू रेंट आउट किया है तो उसके अंदर 3500 जो कि 50% ऑफ द रेंट है वो ऐड कर लीजिए, तो आपको 25,500 पे करने होंगे, जिनमें से 14,000 आपको बाद में वापस मिलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जब भी कोई नया बंदा यहाँ पर आता है, स्पेशली जो फैमिली के साथ आ रहे हैं या जो एक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जिनको अवेलेबल नहीं हुई, जो उनको नहीं मिली स्पेस उसके अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट्स जब मुझे अप्रोच करते हैं तो उनके ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिन पे उनको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि आप एक बेहतर डिसीजन, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकें। तो ये हो गई अकोमोडेशन की बात। अगर आप लोगों के अकोमोडेशन से मुतालिक कुछ और क्वेश्चन है, प्लीज़ लीव देम इन द कॉमेंट्स बिलो, मैं बिल्कुल उनको एट द अर्लीस्ट रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो भी मैंने अर्जेंटली इसलिए बनाई और अपलोड की है क्योंकि मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि अकोमोडेशन ऑप्शंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए मुझे। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, और लाइक कीजिए, ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी न किसी को जानते हैं जो कि हांगकांग में आने वाले हैं या सोच रहे हैं। बात ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ऑफर मिलती है, एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर जो है एडमिशन ऑफर मिलती है, तो उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए। अगर आप लोगों को एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ऑफर मिली है तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप लोग कैसे सारे फैक्टर्स को वे आउट कर सकते हैं अपने फाइनल डिसीजन में। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पर ऊपर डाल दूंगी, आपसे जाके विजिट कर सकते हैं और वो टिप्स आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं आप लोगों के फाइनल डिसीजन के अंदर। इसके अलावा मैंने ये सोचा कि मैं इन द अपकमिंग डेज कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो उनका क्या मंथली एक्सपेंस है, और अगर एक स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनका क्या एक्सपेंस है, अगर एक स्टूडेंट अकेले हैं उनका क्या एक्सपेंस है, और अगर एक स्टूडेंट आ रहे हैं विद देयर स्पाउस या विद देयर फैमिली तो उनका क्या एक्सपेंस है। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोगों के इनसे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो उन्हें जरूर कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए और आई रिस्पॉन्ड टू देम एज सून एज पॉसिबल।